अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के इन अनदर एपिसोड। आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है एक्सप्लेनिंग एआर थेरेपी फॉर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। वी होप कि ये आपके लिए इंफॉर्मेशनल होगा और हेल्पफुल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दीगर लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं जी आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है रिजवाना भट्ट ने, जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। आइए इनसे मिलते हैं और इस टॉपिक पे डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस रिजवाना कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, वक्त दिया, एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much for the invitation. राइट। तो मिस रिजवाना, हम सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे, हमने तो आपका तारुफ ऑलमोस्ट कराया ही नहीं। तो हम सबसे पहले यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि अगर आप थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करें तो हमें भी जानने का मौका मिलेगा, ऑडियंस को भी, और फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। मैं डॉक्टर रिजवाना हूँ इस्लामाबाद से एंड आई एम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी प्लस अदर देन दैट आई आल्सो डिड occupational therapy certifications from UK. And apart from that, I'm also public health expert since I did my public health and health services from US. And I'm in this field since past 5 years, and I am dealing with multiple neurodevelopmental cases, including cerebral palsy, autistic, hyperactive, ADHD, जिसको हम कहते हैं, Down syndrome, a lot of cases. हम्म। Uh, राइट, राइट। थैंक यू वेरी मच। तो हम अपने टॉपिक की तरफ अगर आएं तो हमें तो सबसे पहले यही बताइए कि ये एआर थेरेपी है क्या, ऑगमेंटेड रियलिटी थेरेपी है क्या, काम कैसे करती है ये? Okay, so augmented reality therapy, basically, I was doing my house job. मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था ऑगमेंटेड रियलिटी को जस्टिफाई करने का और वैलिडिफाई करने का कि ईदर इज इट इफेक्टिव और नॉट। हम्म। सो इट वाज अ रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जिसमें मैंने प्रॉपर रिसर्च की है अबाउट एन ईयर। और इसमें बेसिकली हो ये रहा होता है कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी। अक्सर लोगों को वर्चुअल रियलिटी का आइडिया है, बट ऑगमेंटेड रियलिटी का आइडिया काफी कम लोगों को है सिंस इट इज न्यू इन पाकिस्तान। और इसमें हो ये रहा होता है कि कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं होता। जो बच्चा या जो पेशेंट, इवन एडल्ट है, चाइल्ड है, जो भी है, वो रियल एनवायरनमेंट में रहते हुए अपने डिफरेंट टास्क को अचीव करता है। और अ काइंड ऑफ मिरर थेरेपी, उसमें सिर्फ हम लोग ग्राफिक्स ऐड कर देते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू। इसमें मल्टीपल गेम्स हैं जो हेल्प आउट कर रही होती हैं बच्चे की डिफरेंट माइलस्टोन्स को अचीव करने में, बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने में। तो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी ये चीज़ है कि मिरर थेरेपी हो रही होती है और उसको ऑगमेंट कर रहे होते हैं ग्राफिक्स। ओके। तो हमें ये बताइए नेक्स्ट कि ये एआर थेरेपी किन लोगों के लिए है, किन इंडिविजुअल्स के लिए है, और क्या ये सिर्फ ऑटिज्म, एडीएचडी, एडीडी, या इसकी एप्लीकेशन और भी चैलेंजेस में हो सकती है, इसके बारे में अगर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। मस्कुलोस्केलेटल केसेस, अगर हम सिर्फ न्यूरो डेवलपमेंटल की बात करें तो एआर सिर्फ न्यूरो डेवलपमेंटल को डील नहीं कर रही है। एआर हमारे पास जो मस्कुलोस्केलेटल केसेस है उनको भी डील करता है। मस्कुलोस्केलेटल केसेस में भी डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि बहुत एक लेम फ्रोजन शोल्डर, अक्सर आप लोगों ने, अक्सर ऑडियंस से सुना भी होगा कि एक कंडीशन हम्म। होती है फ्रोजन शोल्डर। उसमें बंदे का बाजू ऊपर मूव नहीं कर रहा, जो भी पेशेंट है, तो उसमें हम लोग उन गेम्स के थ्रू जो फंक्शन है पेशेंट का उसको रिस्टोर कर रहे होते हैं। और अगर हम न्यूरो के केसेस की बात करें तो उसमें हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी आ जाता है, डाउन सिंड्रोम आ जाता है, ऑटिज्म, एडीएचडी, ये तो आपको पता ही है, इसमें हम लोग यूज कर ही रहे हैं। अदर देन दैट, स्ट्रोक पेशेंट्स और पार्किंसन के पेशेंट्स में भी ये बहुत इफेक्टिव है। उनको हम्म। उनके जो डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं, जो उनकी नॉर्मल रेंजेस है जॉइंट की, उनको हेल्प करता है, उनको नॉर्मल रेंज को अचीव करने में हेल्प आउट कर रहा होता है, उनके बैलेंस को, उनके फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा होता है। हम्म। तो आपने बताया कि आपने रिसर्च की बाकायदा इस पे, जब आप पढ़ी थी, या फाइनल थीसिस था, प्रोजेक्ट था।
तो क्या अक्सर हम सुनते हैं तो एआर के बारे में, तो क्या एआर थेरेपी जब अप्लाई करते हैं हम इन इंडिविजुअल्स के साथ, तो क्या उसके रिजल्ट्स साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं, उसके स्टडीज हुई हैं कि उनसे फर्क पड़ता है ऐसे बच्चों को जो डिफरेंट चैलेंजेस जिनका हमने जिक्र किया उसमें हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोग इंटरनेशनल रिसर्चेस की बात करें तो वहाँ पे तो काफ़ी टाइम से एआर इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है और आपके यूज़ भी हो रहा है। इवन बहुत से पीएचडी प्रोजेक्ट्स आते हैं फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में माई एंड माई ग्रुप वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने सबसे पहले एआर को उसको प्रॉपर वैलिडिफाई किया, उसको प्रॉपर उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी का बताया कि इज इट इफेक्टिव और नॉट, एंड इट वाज इफेक्टिव। उसके बहुत हम्म। प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स थे हमारे पास। हमें जो टूल्स हम लोग यूज कर रहे थे अपनी रिसर्च में, उसके अलावा हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला कि अक्सर बच्चे उनके फोबियाज ओवरकम हुए हैं। एलिवेटर फोबिया है, इस तरह के जो भी फोबियाज हैं वो उन्होंने ओवरकम किया। उनका फंक्शन एडीएल्स, उनकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हुई, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बेहतर हुई। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एआर जो हम लोग थेरेपीज करवा रहे हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इस्लामाबाद में अगर कोई आना चाहता है या कांटेक्ट करना चाहता है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा इस एआर थेरेपी लेने के लिए? एआर के लिए ये अभी सिंस इस्लामाबाद में स्मार्ट स्टडी की टीम है, वहाँ पे ये करवाई जा रही है, विच इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ आईएमआर। तो आईएमआर कॉन्टेक्ट करके स्मार्ट स्टडी की टीम आया जा सकता है। वहाँ पे प्रॉपर एआर के सेशंस होते हैं। और ये अराउंड 30 to 40 मिनट्स का, ये 32 डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, 30 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन होता है। तो अगर हम ये पूछना चाहें कि एआर थेरेपी को कौन करा सकता है, क्या कोई भी ऐसा बंदा जो कि कंप्यूटर या इसको नो हाउ रखता है, क्या वो एआर थेरेपिस्ट बन सकता है, या इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग या कुछ चाहिए होता है इसके लिए? एआर के लिए प्रॉपर कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। मेडिकल फील्ड से जो भी एक्सपर्ट हैं वो इसको प्रॉपर स्टडी करके इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि क्या कोई भी लेमैन इसको यूज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिंस हम लोग पहले बच्चों की या जो एडल्ट इवन हैं उनकी प्रॉपर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इधर इश्यूज क्या हैं। उन इश्यूज के अकॉर्डिंग गेम्स प्लान की जाती हैं कि बच्चों को कौन सी, या जो बड़े हैं उन्हें कौन सी एक्टिविटीज करवानी है, कौन सी गेम खिलानी है, जिसके बाद उनके जो हम लोगों ने टारगेट्स बनाए हुए हैं उनको अचीव किया जा सकता है, या जो पेरेंट्स के कंसर्न्स हैं उनको टैकल डाउन किया जा सकता है। हम्म। तो अगर हम बार बार हम जिक्र कर रहे हैं गेम्स का कि एआर गेम्स हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट गोल्स अचीव करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, तो अगर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं कुछ मेजर पार्ट्स में कि किस किस्म की गेम्स होती हैं और उनसे क्या क्या अचीव हो सकता है, या किस किस्म के चैलेंजेस ओवरकम करने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम लोग डिफरेंट उसमें डिवाइड कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एजुकेशनल गेम्स हैं। अक्सर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता कि नॉर्मल ट्रेसिंग करनी है, नॉर्मल कलरिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, तो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हम लोग उस एआर को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। स्लो लर्नर्स में बहुत इफेक्टिव है ये। स्लो लर्नर्स यूजली चीज़ों को रिमाइंड नहीं कर पा रहे होते और बहुत लेजी स्लो हो रहा होते हैं उनकी प्रोग्रेस। तो हम ये ट्रेसिंग गेम्स यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। हमारे पास मैथ सॉल्विंग पजल्स हैं जो एआर गेम्स में ही हैं, वो हम कर सकते हैं। अदर देन दैट हमारे पास कॉग्निशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ गेम्स हैं। कुछ गेम्स हमारे पास मोटर एंड बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए हैं। उनके जो मोटर बैलेंस एंड मोटर फंक्शनल टास्क हैं उन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए हैं। और अक्सर हमने नोट किया होगा कि जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं, एडीएचडी हैं, या इवन जो स्पास्टिक या सेरेब्रल पाल्सी बच्चा भी है, इवन डाउन सिंड्रोम का भी, वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हम्म। इन गेम्स के थ्रू हम उनकी इमोशन एक्सप्रेशंस उनको वो लर्न करवाते हैं कि किस फेज में आपने कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना है और उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, इंस्टेड ऑफ कि वो स्क्रीमिंग करें या रॉकिंग, इस तरह के बिहेवियर्स को अडेप्ट कर लें। तो हम उनको इमोशन एक्सप्रेशन ये सब चीजें सिखाते हैं। इसके हम्म। अलावा कंसंट्रेशन में बहुत हेल्प आउट करता है।
हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उसका फोकस, आई कांटेक्ट, इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प आउट कर रहा होता है। नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि हमने डॉक्टर रिजवाना से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि कुछ शॉर्ट वीडियो चंक्स हमारे लिए बना दें ताकि हम उसको अपनी वीडियो में ऐड कर लेते हैं, सो दैट लोगों को आइडिया भी हो सके कि किस किस्म की गेम्स की बात हो रही है। वो शॉर्ट क्लिप्स हम इसमें डाल देंगे। एआर गेम्स डिज़ाइन की गई हैं वो भी डिफरेंट सेगमेंट्स में गेम्स हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए गेम्स हैं, हमारे पास फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, कॉग्निशन, बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स, इन सब चीज़ों के लिए गेम्स हैं। अदर देन दैट बच्चे के लिए कुछ स्पेसिफिक गेम्स डिज़ाइन की गई हैं जिसमें बच्चा डिफरेंट अपनी कॉग्निशन को बेहतर करता है, डिफरेंट मैथ प्रॉब्लम और डिफरेंट पजल्स और इस तरह की गेम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास बच्चों की इमोशन रेगुलेशंस के लिए गेम है, बच्चे कैसे अपनी इमोशंस को रेगुलेट करता है, इसके लिए हमारे पास गेम्स हैं। सो हम लोग अभी कुछ गेम्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे। सो सबसे पहले आई थिंक हम लोग मूव करते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बच्चे की हैंड आई कोऑर्डिनेशन और बच्चे का जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, बच्चे की क्रॉस मोटर स्किल्स हैं, उन सब की तरफ। हम लोग बच्चे की हैंड आई कोऑर्डिनेशन के, बच्चे की सेंसिटिव स्टिमुलेशन पे काम करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करके मूव करना। अब जैसे बच्चा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या डिफरेंट टेक्सचर के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करके मूव करेगा तो वो भी बच्चे की सेंसिटिव स्टिमुलेशन उसमें होगी। इसमें भी आपने देखा अभी हम लोग बच्चे को गाइड करते हैं कि जिस रेड स्कूप है उससे बचना है, या रेड बबल है उसको पॉप नहीं करना। तो उसका पर्पस भी यही होता है कि बच्चे को ये गाइड किया जा सके, बच्चे को ये सेंस और एक स्टिमुलेशन दी जा सके कि हम ऑब्जेक्ट से किस तरह से उसको बचाना है। हमारे पास कंटिन्यूसली जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वो चीज़ को बेहतर किया जाए। तो फिर इसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे ये गेम्स हमारे पास मोटर फंक्शन को बेहतर कर रही होती हैं। जो हमारे पास बैलेंस होता है बच्चों का, उनकी रनिंग में, उनकी वॉक में हेल्प आउट करते हैं, उसको कैसे बेहतर कर रहा होता है। गेम किकअप्स, और इसमें बच्चा जो फुटबॉल है उसको किक करते हैं टूवर्ड्स द टारगेट, और इसमें वो टारगेट अचीव करता है, देन जो टारगेट मेरे पास बच्चों को दिया जाता है वो मूव कर रहा होता है राइट लेफ्ट डिफरेंट डायरेक्शंस में। और इसमें कंटिन्यूसली वन लेग स्टैंडिंग हो रही होती है, और वन लेग स्टैंडिंग बच्चों को हेल्प आउट करती है उनका बैलेंस फंक्शन इम्प्रूव करने में। दिस इज द गेम जिसमें बच्चा कंटिन्यूसली राइट एंड लेफ्ट मूव करेगा, जो पॉइंट्स हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, हार्मफुल ऑब्जेक्ट से बचने के लिए और अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करने के लिए। जिससे वो राइट एंड लेफ्ट मूव करते हैं वो चीज़ उसके मोटर फंक्शन, उसके बैलेंस को बेहतर करती है। Until the emotion meter is completely filled. Fill the emotion meter before the time bar to complete. Boy, let's try that another time. So this is the game जिसमें हम लोग बच्चों को उनके इमोशन को एक्सप्रेस करना सिखाते हैं, उनके इमोशंस को रेगुलेट करना सिखा रहे होते हैं। क्या हो रहा होता है कि कोई भी कार्ड या कोई भी बिस्किट बच्चे को दिखाया जाता है, उसको फ्लिप पेन करके कि इसमें हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, और बच्चे ने उसको आइडेंटिफाई करना होता है, मेमोराइज करना होता है कि उसने ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे किस बिस्किट पे देखा था, देन वो अपने हैंड को वहाँ पे प्लेस इस गेम में ऐसा
जेली स्लाइस हमने जो गेम प्ले की थी, इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड कॉग्निशन बोथ फैक्टर्स पे काम हो रहा है। बच्चा कंटिन्यूसली देख रहा है कि जेली कहाँ पे जा रही है और उसने उसको स्लाइसिस में कट करना है, और ये हमारे हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए, हमारे कॉग्निशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। दैट वाज द गेम जिसमें बच्चों की अगेन हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे काम हो रहा है। अब इस हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे कैसे काम हो रहा था कि उसे कंटिन्यूसली अपने हेड को मूव करना है, और हेड की मूवमेंट एंड देन बॉडी की मूवमेंट से वो उन बॉल्स को कंट्रोल कर सकता है कि उसने वो बॉल्स कहाँ पे थ्रो करनी है और कहाँ पे थ्रो नहीं करनी, कि वो हमारे पास जो ब्रिक्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाए। For apple. For ant. अगेन इस गेम में बस कॉग्निशन और हैंड आई कोऑर्डिनेशन दोनों पे काम हो रहा है। फोनिक्स, इसमें जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि कौन से अल्फ़ाबेट से कौन सा वर्ड बनता है, तो ये उस चीज़ में हेल्प आउट करता है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल हम लोग करके बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल मेथड। Green is the color of nature and hope. It shows you beginnings and growth. It is the color of grass and peace. Be it a frog or some broccoli. Green frog. दिस वाज द गेम जिसमें हम लोग बच्चों को कलर आइडेंटिफिकेशन सिखा रहे होते हैं। अगेन इट वर्क्स ऑन कॉग्निशन एंड ऑन मेमोरी, और वो कैसे काम हो रहा है कि कोई भी एक कलर बच्चा आइडेंटिफाई करके हम उसको देखते हैं और वो उस कलर को लर्न करते हैं कि व्हाट कलर इज दिस, और इस कलर से मेरे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देन उसकी रेपिटेशंस उसकी मेमोरी में फीड होती है और उसको चीज़ मेमोराइज होती है। सो दैट वाज द गेम जिसमें हम लोग जो फिश थी वो अपनी ब्रिक्स को या जो रेक्टेंगल उसने एक इमेज दे दिया था उसको कैच कर रही थी। अब वो कैसे हो रहा था, भी हमारे पास कैसे कॉग्निशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड देन अगेन मेमोरी पे काम कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमने बता दिया या एक ऑब्जेक्ट गेम्स की तरफ से आ गया कि आपने इस ऑब्जेक्ट को कैच करना है या इस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है, देन हम अपनी हैंड्स यूज़ करके, अपनी बॉडी यूज़ करके मूव कर सकते हैं उन ब्रिक्स को कैच करने में। देन अगेन इट वर्क्स ऑन हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इट वर्क्स ऑन मेमोरी, इट वर्क्स ऑन कॉग्निशन। It's number 1. It's number 2. ये हमारे पास नंबर ट्रेसिंग थी। जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है कन्वेंशनल मेथड्स में कि वो ट्रेसिंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते या इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, उनके लिए हम लोगों ने कुछ गेम्स इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं। A for ant. कैपिटल अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग थी। इसमें सिर्फ ट्रेसिंग नहीं है बल्कि फोनिक्स भी हैं, एज इन ए फॉर एंट, बी फॉर बॉल। इस तरह से बच्चों को एक साउंड स्टिमुलस भी दिया जाता है उनकी जो स्पीच है उसको बेहतर करने के लिए। This is fair. शेप ट्रेसिंग, और इसमें भी जिन बच्चों को शेप ट्रेसिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, उनको इतना कंफर्टेबल नहीं होती शेप्स को ट्रेस करने में या उनको आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी Alif. مثل أناناس. أناناس. अरबिक ट्रेसिंग, और इसमें भी हम बच्चों को अरबिक ट्रेसिंग सिखा रहे होते हैं। ألف سلنهاش. ب سبلي. उर्दू ट्रेसिंग, जिन बच्चों को उर्दू लिखने में डिफ़िकल्टी होती है या जिस तरह के वो बच्चे जो उर्दू को सही से नहीं राइट अप कर सकते, उनको इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं कि हम थोड़ा सा एडवांस मेथड्स के थ्रू उनको ट्रेसिंग सिखा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि कुछ हम ये सुनते हैं कि स्क्रीन टाइम की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो
अगर हम AR गेम्स की बात करें तो इसमें भी स्क्रीन टाइम हो रहा है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि क्या आपको इस तरह के पेरेंट्स पूछते हैं कि यार ये AR गेम्स में स्क्रीन टाइम तो हो रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल आप बिल्कुल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? बिल्कुल, ये पेरेंट्स आपसे कंसर्न होते हैं कि हमने स्क्रीन टाइम बहुत मुश्किल से माइनस किया है। देखें, एक तो स्क्रीन टाइम वेरी कर रहा होता है, ठीक है, कि आप स्क्रीन टाइम में बच्चे को क्या स्क्रीन पे क्या दिखा रहे हैं, ठीक है, हम्म। एक चीज। दूसरा ये चीज कि मैं स्टार्ट में इसको मेंशन कर चुकी थी कि दिस इज अ मिरर थेरेपी। इसमें हम्म। बच्चा कोई एनिमेटेड कार्टून या इस तरह की चीजें नहीं देख रहा है, इसमें बच्चा अपने आप को देख रहा है। वो खुद को देखते हुए डिफरेंट टास्क को अचीव कर रहा है। मतलब कि वो मिरर में जिस तरह हम खुद को देख के खुद तैयार हो जाते हैं, छोटे से एग्जांपल कि हम मिरर में देख के खुद तैयार हो रहे हैं, तो वो मिरर में देख के डिफरेंट एक्टिविटीज करता है, बबल पॉप करता है, आइसक्रीम स्कूप कैच करता है, ट्रेसिंग करता है, वही सब चीजें खुद को देखते हुए कर रहा होता है। तो अक्सर यहाँ पे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा होता है एआर से, या स्क्रीन टाइम तो हमने माइनस किया था, एआर में फिर स्क्रीन टाइम आ जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे। तो ये दो हम्म। डिफरेंट चीजें हैं। स्क्रीन टाइम, अब स्क्रीन टाइम इज कि आप बच्चे को स्क्रीन पे दिखा क्या रहे हैं। अगर आप बच्चे को स्क्रीन पे वही कार्टून्स, कोकोमेलन, रोमाडियाना जो यूजली अक्सर घरों में चल रहा होता है हम्म। वही कर रहे हैं, तो दिस इज स्क्रीन टाइम, इसको रिड्यूस करना है। अगर स्क्रीन टाइम किसी आप प्रोडक्टिव वे में यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग एआर में यूज करते हैं, या जैसे कुछ टाइम पहले तक वीआर में यूज होता था फॉर थेरेपी पर्पस, वो एक डिफरेंट चीज होती है, वो स्क्रीन टाइम में काउंट नहीं होता। हम्म। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि जो ऑटिज्म में डिफरेंट चैलेंजेस, खास तौर पे मतलब ऑटिज्म की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन के चैलेंजेस, ADHD की बात करें तो हाइपर एक्टिविटी के फोकस के चैलेंजेस, तो बिल्कुल इनको एड्रेस करती है ये AR थेरेपीज, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, इनको एड्रेस करती है। और इनको कैसे एड्रेस करिए, जैसे अभी आपने बताया एडीएचडी में हाइपर एक्टिविटी और उसमें फोकस का होता है, तो जिस टाइम बच्चे को हम कोई भी इस असल में इन गेम्स में ना मल्टीपल लेवल्स हैं, और हम्म। हर लेवल पे बच्चे को एक एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फीडबैक दिया जाता है जिससे वो अपना लेवल कंप्लीट करता है। तो जिस टाइम बच्चा अपना लेवल कंप्लीट करता है और वो आगे नेक्स्ट लेवल पे जाता है, उसको स्टार्स या उसकी पिक्चर क्लिक की जाती है जो कि इनबिल्ट है उसी एआर में, तो वो उसके लिए एक इंसेंटिव होता है। तो हम्म। वहां पे उस बच्चे का फोकस बेहतर होता है कि मैंने अभी ये टास्क किया, अब मैं नेक्स्ट टास्क करूंगा, मैं नेक्स्ट हम्म। टास्क करूंगा। तो वहां पे बच्चे की मोटिवेशन, जो इनर मोटिवेशन है, वो बिल्टअप होती है, तो बच्चे का फोकस बेहतर होता है। और अगर मैं हम्म। ऑटिज्म की बात करूं कि उनका आई कांटेक्ट नहीं है, अटेंशन स्पैन कम है, तो आई कांटेक्ट बच्चा जिससे खुद को मिरर में देख रहा है ना, तो वो उसके हम्म। आई कांटेक्ट को सोशल, उसको सोशल करने के लिए बहुत इफेक्टिव है कि वो खुद को फेस करेगा, तो वो लोगों को फेस करेगा, वो बाहर सोशल होगा, उसकी हम्म। कंसंट्रेशन बेहतर होगी, वो गेम्स में इन्वॉल्व होगा, वो डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, तो वो बाहर बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकेगा। हम्म। इस तरह से हेल्प आउट हो रहा होता है। एक चीज जो ऑटिज्म या इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनमें सेंसरी इश्यूज काफी होते हैं बच्चों को, तो क्या AR उसमें भी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, एआर में हमारे पास कुछ गेम्स इस तरह से स्पेसिफाई हैं, जिस तरह स्कूप्ड एक गेम है जिसमें बच्चा आइसक्रीम स्कूप्स को कैच कर रहा होता है, तो उसमें हम डिफरेंट सेंसरी ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट बास्केट, जो थोड़ी डिफरेंट टेक्सचर की बास्केट्स होती हैं, वो पेशेंट को होल्ड करवाते हैं। तो वो उनको बास्केट्स को होल्ड करते हुए डिफरेंट टास्क को अचीव करता है, वो अपनी आइसक्रीम स्कूप्स को कैच करेगा। इसी तरह एक गेम है बैलेंस इट के नाम से, इसी तरह हम लोग एक टेक्सचर्ड बार पेशेंट को पकड़ाते हैं, या जो बच्चे हैं उसको पकड़ाते हैं, जो भी क्लाइंट पेशेंट है, तो वो उस सेंसरी बार को पकड़ के इधर राइट एंड लेफ्ट मूव करेगा और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से गेम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है उसके सेंसरी इनपुट को बेहतर करने के लिए। हम्म। अच्छा, एक चीज और पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे जरूर, अगर नहीं पूछते तो हम पूछ लेते हैं कि अ, कितनी देर तक इसके कुछ रिजल्ट्स आना महसूस होते हैं इस थेरेपी के थ्रू, और कितना फ्रीक्वेंट ये थेरेपी की जाती है, वीकली है, मंथली है, मंथ में कितने सेशन होते हैं नॉर्मली, कुछ इसके बारे में अगर आइडिया बता सकते बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें भी ये होता है कि हम कोई भी कंडीशन ले लेते हैं, तो उसमें हमारे पास स्टेजेस होते हैं कि इधर द पेशेंट इज ऑन माइल्ड, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट या मॉडरेट टू स्वेयर देन स्वेयर, ये 5 डिफरेंट हैं।
तो इसमें अगर माइल्ड की बात करते हैं, तो माइल्ड में हम लोग पेशेंट को स्केड्यूल कर लेते हैं ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग। और इम्प्रूवमेंट भी नीड्स के अकॉर्डिंग आती है। अगर कोई बहुत सीवियर केस है और मैं किसी को ये कह दूं कि ये 1 माह में 2 माह में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हम्म इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। और जो भी पेशेंट का स्टेज है, जो भी पेशेंट की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इम्प्रूव करेगा। अगर तो बहुत माइल्ड सा केस है तो वो 2 to 3 मंथ्स में भी बहुत बेहतर हो जाते हैं। सिंस जो मेरी अपनी रिसर्च थी उसमें हमारे पास 3 मंथ्स का इंटरवेंशन टाइम था और थ्राइस अ वीक हम करते थे। हम्म और उसमें हमारे पास 3 मंथ्स के बाद बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हमें मिले थे। बच्चों में काफी इम्प्रूवमेंट आई थी। हम्म। तो ये गेम्स खेलते खेलते पेरेंट्स ये भी पूछते होंगे कि कहीं गेम्स खेलते खेलते बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट या उसका एडिक्ट होने के चांसेस भी होते हैं या नहीं, ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज को ओवर यूज हम मना करते हैं। और जो थेरेपी सेशन होते हैं वो यूजली 30 to 40 या 40 टू मैक्सिमम 1 आवर तक का, 40 मिनट्स टू 1 आवर तक का होता है। इससे ज्यादा लंबा सेशन हम लोग नहीं करते, ताकि बच्चा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट भी ना हो और उसको ये भी ना हो कि मतलब मैं अब जाके स्क्रीन पे ही अपने टास्क करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो इस चीज को थोड़ा सा लिमिटेड किया जाता है कि 30 मिनट्स टू 1 आवर्स एक स्टैंडर्ड टाइम है थेरेपी का। हम्म बच्चा भी एग्जॉस्ट ना हो और हम्म। थोड़ा स्मूथली भी वो चलता रहे। राइट। अच्छा, अगर हम ये पूछना चाहें कि अ, आपने ये तो बता दिया कि सेशंस नॉर्मली ट्वाइस या थ्राइस वीक होते हैं, 30 to 40 मिनट्स का सेशन होता है। तो अगर हम इसकी कॉस्ट वगैरह या एक्सपेंस पूछना चाहें, तो उसका भी कुछ आइडिया हमें पेरेंट्स को पता हो कि कैसे कॉस्ट करती है थेरेपी पर सेशन, या कैसे करते हैं? बिल्कुल, ये पर सेशन के अकॉर्डिंग चार्ज होता है। और 2000 to 2500 चार्जेस हैं इन थेरेपीज के। ओके ओके। राइट। तो इसकी कॉस्ट मतलब इस थेरेपी की भी जो दूसरी थेरेपीज हैं उनके साथ साथ ही तकरीबन कॉस्ट चल रही? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या पेरेंट्स ये भी पूछते होंगे कि क्या हम एआर थेरेपी ले रहे हैं तो हमें बाकी थेरेपीज की जरूरत नहीं है, या ये इन हैंड दूसरी थेरेपीज को सपोर्ट करते हुए चलती है? इसके बारे में अगर बता सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि अगर हम लोग सिर्फ ऑगमेंटेड रियलिटी के सेशंस ले लें और बाकी थेरेपिस्ट को स्किप कर दें, तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोग पेरेंट्स को यही बताते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी का मकसद ही आपकी जो इम्प्रूवमेंट है उसको ऑगमेंट करना है। तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट आपकी नॉर्मल कन्वेंशनल थेरेपी से आ रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी उसको ऑगमेंट करेगा, उसको और बेहतर करेगा, इम्प्रूवमेंट और ज्यादा जल्दी होगी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का पर्पस ये है। हम लोग बाकी सेशंस को स्किप नहीं करवाते, वो सेशंस उसी तरह से चलते हैं। बस ऑगमेंटेड रियलिटी को ऐड करते हैं कि जो चीजें कन्वेंशनल मेथड से की जा रही थी उसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। हम्म। ओके। साइड बाय साइड दोनों चलती हैं। राइट राइट। एक और चीज़ बताइए कि हम थेरेपिस्ट से, प्रोफेशनल से सुनते हैं कि ये थेरेपीज प्रोफेशनली की हैं, घर पे भी आप जो है इसको कंटिन्यू रखें। तो एआर थेरेपी के केस में भी ऐसा होता है, या मतलब इसके सेशन सिर्फ और सिर्फ क्लिनिक पे ही हो सकते हैं जो इक्विपमेंट वगैरह यूज होता है, या इसको रेप्लिकेट घर पे भी किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा होता है। और ये अक्सर पूछते भी हैं पेरेंट्स कि क्या हम लोग इन थेरेपिस्ट को घर में करवा सकते हैं। तो ये सब मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि एक लेमैन किसी भी किस्म की कोई भी थेरेपी करवाए। एक लेमैन का थेरेपी करवाना और एक एक्सपर्ट का थेरेपी करवाना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और दूसरा ये कि अच्छा, इसके लिए सब्सक्रिप्शंस होती हैं जो प्रॉपर किसी ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाती हैं। होम सेटअप्स के लिए नहीं दी जाती कि मतलब सिर्फ एक बच्चे के लिए वो सब्सक्रिप्शन दे दी जाए। क्लिनिकल सेटअप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनको ये सब्सक्रिप्शंस बाय करनी होती हैं, तो आप वहां पे ये गेम्स खिला सकते हैं। हम्म। तो अगर हम ये पूछें कि पेरेंट्स इस थेरेपी को करवाते हुए क्या सपोर्ट अपने बच्चों को, जिन इंडिविजुअल्स को वो करा रहे हैं, उनको दे सकते हैं एज अ पेरेंट? ओके, एज अ पेरेंट सबसे बड़ी सपोर्ट यही होती है। अगर हम सब अपनी रोज की रूटीन में अपने क्लिनिकल सेटिंग या अपना क्लिनिकल सेटअप देखूं या उसका एक्सपीरियंस में देखूं, तो सबसे बड़ी सपोर्ट जो पेरेंट्स कर सकते हैं वो
लेके आना प्रॉपर टाइमिंग के साथ। और यहाँ पे जैसे सेशन हो जाते हैं तो उन्हीं सेशन को, उन्हीं एक्टिविटीज को घर में किसी दूसरे तरीके से इनकॉर्पोरेट करना। अब वो कैसे हो सकता है? बच्चों को टाइम देना, बच्चों को अटेंशन देना, इनसे ये सब चीजें बहुत हेल्प आउट करती हैं। उनकी हेल्थ को, उनकी गट हेल्थ को बहुत ज्यादा फोकस्ड रखना कि कोई इस तरह का फूड या कोई, अब अक्सर पेरेंट्स इस तरह के भी आते हैं कि हमारे पास थेरेपीज हो रही हैं सारी, और घर में बच्चा जंक फूड पे जंक फूड ले रहा है, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। बच्चे की हाइपर एक्टिविटी वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि वो शुगर इंटेक इंटेक उसका बहुत ज्यादा है, उसको ग्लूकोज इंटेक बहुत ज्यादा है। तो हमने जो सपोर्ट पेरेंट्स से देनी होती है, जो हम भी उनको गाइड करते हैं, हम यही गाइड करते हैं कि अपने बच्चे को उसकी गट हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, उसकी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, इन चीजों पे फोकस करना है, उसको अटेंशन, टाइम, ये सब चीजें देनी है। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमसे किसी ने पूछा था वो ये था कि जो इंडिविजुअल्स एक्सट्रीम बिहेवियरल इश्यूज के साथ हैं, क्या उनको स्टार्ट की जा सकती है थेरेपी, या पहले उनके बिहेवियर्स पे काम होता है, देन एक सर्टेन स्टेज के बाद उनको इस तरफ लेके आया जाता अब जो बहुत सीवियर केसेस हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट बच्चे को नहीं इन्वॉल्व कर सकते इन एक्टिविटीज में। हमें पहले दूसरे सेशन से बच्चे के बिहेवियर्स को थोड़ा सा सेटल डाउन करना है, देन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में हम लोग ये थेरेपिस्ट यूज कर सकते हैं, है? एआर थेरेपी। राइट। ओके। वन लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी हमने पेरेंट्स के हवाले से भी जो हमारे जहन में क्वेश्चंस थे या जो हमसे पूछे गए थे, हमने उनको भी इस सेशन का पार्ट बनाने की कोशिश की। लास्ट क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहूँगा कि वो पेरेंट्स जो कि जिन्होंने एआर के बारे में सुना है, लेकिन अभी वो दरमियान में हैं कि हम इसको अडॉप्ट करें या ना करें, और जिन लोगों ने अभी इस सेशन के थ्रू सुना है, उनके लिए क्या आप मैसेज देती हैं उनको कि इसके क्या बेनिफिट्स, तो हमने पहले भी जिक्र किए, लेकिन मैसेज क्या देना चाहेंगी लोगों को इन पे? मैं ये सजेस्ट करूंगी पेरेंट्स को कि अगर आप लोगों को फील हो रहा है कि आप लोगों के बच्चों में इस तरह की कोई इश्यूज हैं जिनको एक थेरेपी डील कर सकती है, तो आप लोग लाजमी विजिट करें, उस चीज के लिए वेट ना करें, डिले ना करें। क्योंकि एक स्पेसिफिक एज होती है जिसमें हमारे पास इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि बच्चा मैक्सिमम इम्प्रूव कर लेता है। देन विद इन एज इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम होते जाते हैं। मैं ये कभी भी क्लेम नहीं करती हूँ कि एक 15 साल का बच्चा आके मेरे पास बिल्कुल ठीक होके जाएगा। अगर वही बच्चा भी बस 5 इयर्स या इससे भी पहले या इवन 6, 7, 8, 10 इयर्स तक भी आ रहे हैं, तो बच्चा बहुत बेहतर हो सकता है। उसको हम हम्म। उसी चीजों पे काफी हद तक काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जैसे टीन एज में जा रहा है, वो एडल्ट हो रहा है, तो वो और डिफरेंट बिहेवियर सीखता जा रहा है, तो फिर वहां पे बच्चे को बिल्कुल ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा इन इश्यूज के साथ है और उसको थेरेपी की जरूरत है और वो ठीक हो सकता है, तो उसको लाजमी विजिट करें। हम्म। अच्छा, ये आपके इस जवाब से एक क्वेश्चन जो रह गया था वो मुझे याद आ गया कि किस एज ग्रुप को ये फोकस कर रही होती है एयर थेरेपी, या कहाँ तक इसको हम अप्लाई कर सकते हैं? कुछ आपने स्टेजेस बताए कि कहाँ पे रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं, तो अगर हम वैसे बिल्कुल। एज ग्रुप पूछें कि किन किन को दी जा सकती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ओके, अच्छा, अब इसमें एज ग्रुप में मैक्सिमम कि हम लोग, अब सिंस मस्कुलोस्केलेटल का केसेस है या अगर स्ट्रोक का हम्म। केस है, पार्किंसन के, वो ऑब्वियसली एडल्ट्स होते हैं, तो हम्म। उसमें तो हम लोग एडल्ट एज में यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं बात बच्चों की करूं कि बच्चों में किस एज तक हम इसको यूज कर सकते हैं, बच्चों में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बच्चे की कॉग्निशन या बच्चे का अंडरस्टैंडिंग इतनी हो कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि इसको प्ले कैसे करना है, और वो अराउंड 3.5, 4 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है। तो 4 ईयर्स से लेके अप टू जिस एज में भी बच्चा आता है, हम हम्म। उस चीज को एआर में यूज, उसकी एज को एआर में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि जितना अर्ली बच्चा आता है उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है। राइट। लेकिन मिनिमम एज 4 ईयर्स, 3.5, 4 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि एटलीस्ट उसको पता हो कि उसने खुद को देखना है स्क्रीन पे। हम्म। राइट। बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें शॉर्ट पीरियड में कवर करने की कोशिश की, मैक्सिमम जो हम कवर कर सकते थे। इफ कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम कोई सेशन ऐसा अरेंज कर सकें कि अगर कोई क्वेश्चन रह गया पेरेंट्स का तो हम वो पूछ सकें। तो इसके साथ ही हम इस सेशन को एंड करते हैं, और मैं रिजवाना भट्ट आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला, वक्त दिया,
और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी बहुत सी चीज़ें नई थी और मेरे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन था, तो आई होप के पेरेंट्स के लिए, बहुत से लोगों के लिए ये नई चीज़ें होंगी, कुछ लोगों को कुछ आइडिया होगा, तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। बल्कि थैंक यू, आपने इनवाइट किया इस तरह के इन्वायरमेंट में कि हम लोग लोगों को या पेरेंट्स को गाइड कर सकें, तो आई थिंक दिस इज रियली गुड। राइट जी, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ जी हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।